हेलो एवरीवन। आज हम लोग रॉबर्ट फॉस्ट की द रोड नॉट टेकन पोएम की समरी वाला पार्ट को देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग द रोड नॉट टेकन जो कि रॉबर्ट फॉस्ट का लिखा हुआ है उसकी समरी वाला पार्ट देख लेते हैं। The Road Not Taken by Robert Frost is a narrative poem, first published in 1915 in The Atlantic Monthly. रॉबर्ट फोस्ट की द रोड नॉट टेकन जो पोयम है वो एक नरेटिव पोयम है और ये सबसे पहले 1915 में द अटलांटिक मंथली में पब्लिश्ड हुई थी। देन इंक्लूडेड एज द ओपनिंग पोयम ऑफ हिज 1916 कलेक्शन माउंटेन इंटरवल। उसके बाद में 1916 में ये पोयम माउंटेन इंटरवल के जो कलेक्शन था पोयम का उसमें सबसे पहली पोयम जो स्टार्टिंग पोयम होती ना उसी पोयम में इसको रखा गया था। मतलब कि द रोड नॉट टेकन माउंटेन इंटरवल के कलेक्शन में सबसे पहली पोयम थी। इट एक्सप्लोर्स द सेंट्रल थीम ऑफ चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेज यूजिंग द मेटाफर ऑफ अ फोक्ड रोड इन अ येलो वुड टू रिप्रेजेंट लाइफ डिसीजन। और ये पोयम एक मेटाफर के तौर पर देखी जा सकती है क्योंकि इसमें दिखाया क्या है, जंगल दिखाया है और कवि एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर दो रास्ते निकलते हैं, ऐसा कवि बताते हैं। तो कवि का कहना ये है कि ये जंगल जो है ये एक जीवन है और जीवन में भी हम ऐसे ही दो राह पर खड़े रहते हैं और हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें कौन से रास्ते पर जाना है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। The poem describes a traveler who comes across two roads diverged in a forest. एक जंगल है जहाँ से दो रास्ते गुजर रहे हैं और जो पोयम में ट्रैवलर है वो ट्रैवलर एक ऐसी जगह पर खड़ा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। Torn between them, he reflects on the impossibility of exploring both. वो दोनों रास्ते देखना चाहता है लेकिन ये इम्पॉसिबल है, वो दोनों रास्ते एक साथ नहीं देख सकता है। तो वो फाइनली क्या करता है, वो सोचता है कि अभी मैं ये वाला रास्ता चुन लेता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा तब दूसरा वाला रास्ता चुनूंगा। एंड आफ्टर सम डेलिब्रेशन चूज द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और वो कौन सा रास्ता चूज करता है जहाँ पर कम लोग गुजरते हैं, जहाँ से लेस ट्रेवल्ड हुआ है, मतलब कि जहाँ पर कम किसी का आना जाना हुआ है, वो रास्ता चूज करता है ट्रेवलर। ही एक्नोलेजेस हाउएवर दैट बोथ पाथ वर एक्चुअली क्वाइट सिमिलर एंड इक्वली वॉन। उनका मानना है कि दोनों रास्ते ही सेम हैं, दोनों रास्ते ही बिल्कुल सुनसान हैं, दोनों रास्ते ही चुपचाप हैं, दोनों रास्तों पर लोग आते जाते हैं लेकिन एक रास्ते पर कम आते जाते हैं और एक रास्ते पर थोड़े ज़्यादा आते जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं जो रास्ता चूज़ कर रहा हूँ वो मैं जहाँ लोग कम आते जाते हैं वही वाला रास्ता मैं चूज़ करने वाला हूँ। द स्पीकर प्रेडिक्ट दैट in the future, he will claim that his choice made all the difference. Though the poem subtly hints at the ambiguity and inherent uncertainty in every decision. और यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो ट्रैवलर है वो इन फ्यूचर इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचेगा और उसको लगेगा कि मैं जिस रास्ते को मैंने चुना है वो रास्ता अगर मैं ना लेकर दूसरा रास्ता चुन लेता तो कितना अच्छा होता। वाकई में जीवन में हमारे साथ भी ऐसा ही होता रहता है। हम भी अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसी जगह जाकर खड़े होते हैं कि वहाँ पर दो रास्ते होते हैं, हमें समझ नहीं आता है हमें कौन सा रास्ता लेना है और हम अपना डिसीज़न पूरा फाइनली अपना डिसीज़न लेकर हम कोई एक रास्ता चूज़ करते हैं। उसके बाद जब फ्यूचर में जब हमें लगता है कि यार काश मैं वो वाला रास्ता चूज़ न करके कोई और ले लेता या फिर वो जो नेक्स्ट रास्ता था दूसरा रास्ता था मैं उसको ले लेता तो कितना अच्छा होता है ना। तो ऐसे ही जो ट्रैवलर है उसको भविष्य में शायद पछताना भी पड़े, ऐसा कवि का मानना है। चलिए अब इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं हम। इसकी राइमिंग स्कीम कैसी है। द पोयम इज स्ट्रक्चर्ड इन 4 क्वाड्रेंट। ये जो पोयम है इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, मतलब कि 4 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजाज में 5 लाइन्स है। ईच स्टेंजाज फॉलो अ स्ट्रिक्ट ए बी राइम स्कीम और हर स्टेंजा बहुत स्ट्रिक्टली एक ही राइम स्कीम को फॉलो कर रहा है जो कि ए बी है। लाइन फर्स्ट राइम्स विथ लाइन थर्ड एंड फोर्थ। जो लाइन फर्स्ट है
उसकी राइम थर्ड और फोर्थ से मिलती है, और जो लाइन सेकंड है उसकी राइम लास्ट जो फिफ्थ वाली लाइन है उससे मैच होती है। दिस पैटर्न परसिस्ट थ्रू आउट ऑल 4 स्टेंजास, और यही पैटर्न चारों स्टेंजास में चलता रहता है। चलिए अब इसकी जनरल थीम देख लेते हैं हम। इसकी जनरल थीम क्या है? चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, चुनाव और उसके परिणाम। मतलब इसमें ये दिखाया है कि जो दो रास्ते हैं और ट्रैवलर अगर एक रास्ता चुनता है और अगर वो सही रास्ता ना हुआ तो उसको पछताना पड़ सकता है ना। उसके परिणाम क्या हो सकते हैं उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ असरेशन। इसमें खुद के बारे में सोचना भी है और हमें अपने जो हमने रास्ता चुना है उसके बारे में हमें आत्मसंतुष्टि भी होनी चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट है रिग्रेट एंड अनसर्टेनिटी। इस पोयम में लास्ट में जो रास्ता हम चुनते हैं शायद हो सकता है कि उसके लिए हमें भविष्य में पछताना भी पड़े, यही चीज़ इसमें दिखाई है। फिर है नेक्स्ट हमारी थीम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजंस इन लाइफ। लाइफ में हम बहुत बार ऐसी जटिल समस्याओं में फंस जाते हैं, बहुत बहुत ऐसी मुश्किल परिस्थिति में आ जाते हैं कि हमें बहुत बार निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होती है कि हम क्या करें। द पोएम इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज सेलिब्रेटिंग इंडिविजुअलिज्म थ्रू टेकिंग द रोड लेस ट्रैवल्ड। जो ट्रैवलर है वो कौन सा रास्ता चुनता है? वो हमेशा कम चले हुए रास्ते को पसंद करता है, वो कम चले हुए रास्ते को चूज करता है और वो अपने आप की प्रशंसा करता है कि हाँ मैंने अच्छा डिसीजन लिया है कि मैं कम चले हुए रास्ते पर जा रहा हूँ। हो सकता है कि भविष्य में मुझे यहाँ से सक्सेस मिले या मुझे कोई रिग्रेट ना करना पड़े और इसी वजह से शायद मैं सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जितना सोच रहे हैं उतनी ही आसान हो। इस पोयम में हमारे जीवन के बारे में दिखाया है कि आप जो सोच रहे हो फ्यूचर में आपको या तो उसमें सफलता मिलेगी या उसमें आपको असफलता मिलेगी। बट फोस्ट हिमसेल्फ सजेस्ट इट पोक्स फन एट अवर टेंडेंसी टू रैशनलाइज चॉइसेस आफ्टर द फैक्ट। लेकिन फोस्ट जो है वो मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है, मनुष्य का जो नेचर होता है उसके ऊपर व्यंग्य कस रहे हैं कि जो इंसान होते हैं ना वो क्या करते हैं, हमेशा कश्मकश में फंसे रहते हैं। वो कोई भी डिसीजन कभी भी एकदम सीधे नहीं लेते हैं, हमेशा सोचते रहेंगे, विचार करते रहते हैं और इसी वजह से कभी कभी फ्यूचर में अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं ना तो उससे वो संतुष्ट भी नहीं रहते हैं। इंसान ऐसा ही है, इंसान की प्रकृति ऐसी ही है क्योंकि उसकी आशाएं, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। चलिए अब इसका पब्लिश्ड ईयर हम देख चुके हैं ऊपर, फिर भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट अपीयर्ड इन अगस्त 1915 में ये पब्लिश्ड हुआ था। और किस में पब्लिश्ड हुआ था? सबसे पहले द अटलांटिक मंथली में। इंक्लूडेड एज द फर्स्ट पोएम इन द बुक माउंटेन इंटरवल इन 1916 में माउंटेन इंटरवल एक बुक है, उसमें बहुत सारी पोएम का कलेक्शन था और उस बुक में सबसे पहली पोएम यही थी। चलिए अब इसका लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं हम। इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं? तो इसमें मेटाफर यूज हुआ है। ऑब्वियसली हमें दिख ही रहा है कि जीवन को किससे तुलना कर दी है, उस जंगल से तुलना की है। और जीवन में हम जिस दो राह पर खड़े होते हैं कि हमें ये काम करना है या हमें ये काम नहीं करना है, तो वैसे ही जो जंगल है उसमें भी एक जो ट्रैवलर है वो एक रास्ते पर खड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि मेरे सामने दो रास्ते गुजर रहे हैं, अब मुझे कौन से रास्ते पर चलना है। फिर है इसमें पर्सोनिफिकेशन। तो जो रोड है इसमें दिखाया है कि चलने से वो काला हो चुका है और जो लिव्स है, लिव्स को भी इसमें पर्सोनिफाइड किया गया है। फिर है इसमें एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है कि किसी वर्ड का बार बार रिपीट होना, और उस वर्ड को हम इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि हम अपनी बात का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। तो यही चीज़ इसमें, और इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि किसको यूज़ किया है सबसे ज़्यादा, तो एंड जो वर्ड है उसको यूज़ किया है। फिर इसमें एसोनेंस। एसोनेंस हम बहुत बार समझ चुके हैं। एसोनेंस में क्या होता है कि जो वॉवेल होते हैं और वॉवेल साउंड का बार बार प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके। फिर है इंजाबमेंट। इंजाबमेंट कैसे होता है? इंजाबमेंट होता है कि बिना रुके अगली पंक्ति स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि कोई फुल स्टॉप नहीं होता है और कोई कोमा नहीं होगा उसमें और कोई भी उसमें सिंबल नहीं होता है और सीधे नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही जब हमें देखने को मिलता है किसी पोयम में तो उसे हम इंजाबमेंट कहते हैं।
चलिए फिर इमेजरी है इसमें, क्योंकि इसमें जंगल बताया है तो हम इमेजिन करते हैं कि वाकई में जंगल है। और जंगल कैसा है, तो येलो वुड है। येलो वुड है मतलब कि पूरा पीला पीला है वो जंगल, तो उसको हम इमेजिन करते हैं। और जंगल का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल चुपचाप है। उसके बाद में इसमें पूरा ऑटम जो सीजन होता है उसके बारे में दिखाया है। तो ये सारी इमेजरी होती हैं। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक नैरेटिव पोयम है और इसमें 4 स्ट्रेंजार्स हैं और हर स्ट्रेंजार्स में 5 लाइन है। और इसकी राइमिंग स्कीम कैसी है, इसकी राइमिंग स्कीम है हमारी ए बी ए ए बी। और इसमें कौन सा मीटर यूज हुआ है, तो इसमें प्राइमरीली एम्बिक टेट्रामीटर यूज हुआ है। और एम्बिक टेट्रामीटर चारों स्ट्रेंजार्स में सेम तरीके से ही यूज हुआ है। 2 वेरिएशंस ऑक्यूर फॉर कन्वर्जेशनल इफेक्ट। और कहीं कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि कवि और वो जो ट्रैवलर हैं वो बात कर रहे हैं, ऐसे बातचीत के तौर पर जो प्रभाव, जो इफेक्ट होते हैं ना, वो भी हमें इसमें दिखाई देते हैं। चलिए अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं हम। इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है, लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है। दिस पोयम रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड ऑफन मिस इंटरप्रिटेड वर्क इन अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर जो है, इंग्लिश लिटरेचर, उसमें ये जो वर्क है इसको सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला कविताओं में इसको गिना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि रॉबर्ट फॉस्ट की जो पोयम है इसमें मनुष्य की जो मनोदशा होती है, मनुष्य की जो थिंकिंग पावर होती है या उसके जो सोचने का तरीका होता है उसके बारे में दिखाया है कि जो इंसान होता है वो निर्णय नहीं ले पाता है, या जो वो निर्णय लेता है उसमें वो हमेशा पछताता है, ऐसा इसमें दिखाया है। इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर जो है उसमें इस पोयम को गलत समझे जाने वाली कविताओं में इसको गिना जाता है। अल्टीमेटली इट हाईलाइट द inevitability of choice, the impossibility of knowing its true outcome, and the human tendency to reflect on the road not taken with a bittersweet sense of what might have been. लास्ट में हम नहीं समझ पाते हैं कि वाकई में जो ट्रैवलर था उसने कौन सा रास्ता चुना, है ना। और उसने रास्ता चुना तो उस रास्ते पर क्या उसको सक्सेस मिली, क्या बाद में उसको रिग्रेट नहीं करना पड़ा, ऐसा हमें इसमें पूरा क्लियरली नहीं दिखाया गया है। और इसमें ये भी दिखाया है कि जो ट्रैवलर है हो सकता है कि उसकी जो यादें हैं कड़वी या जो अच्छी मीठी यादें हैं शायद उसके अंदर वो बन गई होगी या ये भावना उसके अंदर पैदा हो गई होगी। तो इस पूरी पोयम में रॉबर्ट फॉस्ट ने पूरा क्लियरली दिखाया नहीं है कि लास्ट में होता क्या है। ओके, तो ये पोयम पूरी यहीं फिनिश होती है, हमारा समरी वाला पार्ट यहीं फिनिश होता है इसका। इसके बाद हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को पूरा समरी वाला पार्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, थैंक यू।